नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। एक ऐसा वॉरियर जिसे खुद ज़ूस का बेटा कहा गया, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे लाखों की आर्मी हार गई, उसने पर्शियन एम्पायर को जला दिया, मराठों का बदला लिया, टायर जैसा शहर मिट्टी में मिला दिया, लेकिन एक ऐसा एंड जिसका राज आज तक सॉल्व नहीं हुआ। ये राजा 32 साल की उम्र में मर गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की, जिसकी कहानी स्कूल ने भी पूरी नहीं बताई। तो सुनिए अब असली सच बिना फिल्टर के। 356 बीसीई मैसेडोनिया का एक छोटा सा शहर था पेला। वहीं जन्म हुआ एक लड़के का, अलेक्जेंडर। उसके पिता थे फिलिप II, मैसेडोनिया के किंग, जो कि एक कमजोर राज्य को पावरफुल बना रहे थे, और माँ थी ओलंपियास, एपिरस की एक रिलीजियस प्रिंसेस। कहते हैं ओलंपियास को सपना आया था कि उनका बेटा ज़ूस का बेटा है और एक दिन दुनिया को आग की तरह रोशन करेगा। अलेक्जेंडर का बचपन शहजादे जैसा ही था, लेकिन अंदर से वो एक फाइटर था। ओलंपियास ने उसकी अपब्रिंगिंग स्ट्रांग रखी। रात को वो होमर की इलियाद पढ़ता था, जिसमें एक्किलीज उसका हीरो था। कहता था, मैं ऐसा नाम कमाऊंगा कि सदियों तक याद रखोगे। फिलिप ने उसे छोटी उम्र से ही वॉर ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी। तलवार चलाना, घोड़े दौड़ाना और भाला फेंकना, सब कुछ वो बचपन में ही सीख गया था। और फिर एक दिन हुआ कुछ अलग। अलेक्जेंडर सिर्फ 12 साल का था जब एक जंगली घोड़ा पेल्ला लाया गया, बुसीफेलस। वहां कोई ऐसा इंसान नहीं था जो कि उसे संभाल पाए, लेकिन तभी अलेक्जेंडर ने देखा कि घोड़ा अपनी छाया से डर रहा है। उसने उसे सूरज की तरफ घुमाया और घोड़ा शांत हो गया। अलेक्जेंडर ने उसकी सवारी भी करी और फिर समय के साथ बुसीफेलस उसका बेस्ट बडी बन गया, जो कि हर युद्ध में साथ था। फिर 13 साल में फिलिप ने उसका टीचर बनाया दुनिया के ग्रेटेस्ट फिलोसोफर अरिस्टोटल को। अरिस्टोटल ने उसे साइंस, फिलोसफी, लिटरेचर, मेडिसिन और एथिक्स सब कुछ सिखाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ग्रेट लीडर सिर्फ पावर से नहीं, विजडम और कंपैशन से भी रूल करता है। अलेक्जेंडर अब सिर्फ वॉरियर नहीं, एक डीप थिंकर भी बन रहा था। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट वॉच करें ताकि कुछ भी मिस ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन अलेक्जेंडर और फिलिप के बीच रिश्ते हमेशा थोड़े से टेंस रहे। फिलिप ने जब क्लियोपैट्रा यूरिडाइस से शादी करी तो ओलंपियास और अलेक्जेंडर को लगा वो साइडलाइन हो गए हैं, और क्लियोपैट्रा का बेटा अलेक्जेंडर के लिए मुश्किल बन गया। मात्र 16 साल की उम्र में जब फिलिप जंग पर गया, तब अलेक्जेंडर ने टेम्परेरी बेसिस पर राज संभाला और माइदी ट्राइब के रेबिलियन को रौंद दिया, जिसके बाद सबको उसकी कैपेबिलिटी दिख गई। फिर 338 बीसीई में बैटल ऑफ कैरोनिया में अलेक्जेंडर ने अपने पिता के साथ मिलकर ग्रीक सिटी स्टेट्स को हरा दिया। लेकिन उनके बीच में टेंशन, पावर और ईगो कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। 336 बीसीई में मैसेडोनिया में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। फिलिप II के बॉडीगार्ड पोसानियस ने उसका मर्डर कर दिया। इस मौत का राज आज भी अनसुलझा है। कुछ कहते हैं ओलंपियास ने करवाया क्योंकि फिलिप की नई वाइफ क्लियोपैट्रा का बेटा अलेक्जेंडर का विद्रोही बन सकता था। कुछ का मानना है कि अलेक्जेंडर भी इन्वॉल्व था, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पाया। 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का राजा बना, जिसके लिए उसने अपने सिर्फ एक कजन को छोड़ के सारे विद्रोही कजन्स और भाइयों को मार दिया और खुद राजा बन गया। लेकिन सिंहासन मिलते ही प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूट गया। ग्रीक सिटी के स्टेट्स जैसे कि थीब्स, एथेंस और स्पार्टा उस वक्त मैसेडोनिया की अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। नॉर्दर्न ट्राइब्स जैसे थ्राकियंस, इलेरियंस और ट्रिबाली बदले की प्लानिंग कर रहे थे, जिसको देखते हुए अलेक्जेंडर ने तुरंत एक्शन लिया। उसने पहले थ्रेस और इलारिया में बगावत को दबाया। फिर 335 बीसीई में जब थेब्स ने बगावत करी तो अलेक्जेंडर ने सिटी को कंप्लीटली नष्ट कर दिया, जिसमें लगभग 6000 लोग मारे गए और बचे 30,000 को गुलाम बनाया गया। इस ब्रूटैलिटी ने पूरे ग्रीस को मैसेज दे दिया कि अलेक्जेंडर के सामने कोई नहीं टिक सकता। अलेक्जेंडर ने अपने पिता की बनाई कॉरिंथियन लीग को रीऑर्गेनाइज किया। ये एक ऐसा अलायंस था जो कि पर्शियन एम्पायर के खिलाफ लड़ने के लिए ग्रीक सिटी के राज्यों को यूनाइट करता था। अलेक्जेंडर को उसका सुप्रीम कमांडर चुना गया, जिसके बाद उसका टारगेट था पर्शिया, जिसका राजा था डोरियस III। लेकिन इस बड़े कैंपेन से पहले हमें उस स्टोरी को समझना है जिसने कि पर्शिया और ग्रीस के बीच नफरत की आग फैलाई।
डारियस वन का 490 BCE का अटैक। तो हुआ यूं कि अलेक्जेंडर के जन्म से 134 साल पहले 490 BCE में पर्शियन एम्पायर के किंग डोरियस वन ग्रीस की तरफ बढ़े, लेकिन यह वॉर अचानक नहीं शुरू हुआ। दरअसल इसके पीछे एक लंबी और थ्रिलिंग कहानी थी। 499 BCE में लोनिया के ग्रीक सिटीज ने पर्शिया के रूल के खिलाफ बगावत कर दी। लोनिया आज के टर्की के वेस्टर्न कोस्ट पर था और पर्शियन सैट्रैप्स के अंडर था। मिलेटस के लीडर अरिस्टागोरस ने इस इयोनियन रिवोल्ट को उकसाया। इयोनिया के लोग पर्शिया के टैक्सेस और अत्याचारों से परेशान थे। ग्रीक सिटी से हेल्प मांगने पर एथेंस ने 20 वॉरशिप्स और इरेट्रिया ने 5 वॉरशिप्स भेजे। फिर 498 BCE में इन रेबल्स ने पर्शियन सिटी सार्डीस पर अटैक करके उसको जला दिया। सार्डीस पर्शिया का एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था और इस अटैक ने डोरियस वन को गुस्से से लाल कर दिया। उसने प्रण लिया कि वो एथेंस और इरेट्रिया को सबक सिखाएगा। वहीं डोरियस ने इस बगावत को शांत करने में 6 साल लगाए। फिर 494 BCE में बैटल ऑफ लेड में पर्शियन नेवी ने लोनियन फ्लीट को डिस्ट्रॉय कर दिया। मिलेटस को पूरा का पूरा तबाह कर दिया और वहां के लोगों को गुलाम बनाकर पर्शिया भेज दिया गया, जिसके बाद इयोनियन रिवोल्ट खत्म हुआ। लेकिन डोरियस का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने ग्रीस पर इन्वेजन की प्लानिंग शुरू करी और 490 BCE में डोरियस ने अपने जनरल्स डैटस और एट्राफर्नस को एक मैसिव आर्मी के साथ भेजा। इस आर्मी में 20,000 से 25,000 पैदल सेना, घुड़सवार और 600 वॉरशिप्स थे। वहीं पर्शियंस की स्ट्रैटेजी थी सी रूट से अटैक करने की, ताकि ग्रीक नेवी को न्यूट्रलाइज किया जा सके। डोरियस का गोल था एथेंस और इरेट्रिया को खत्म करना और ग्रीस को पर्शियन एम्पायर का पार्ट बनाना, जिसमें कि पहला टारगेट था नाक्सोस आइलैंड, जो कि इयोनियन रिवोल्ट में इन्वॉल्व था। पर्शियंस ने नाक्सोस को इजीली डेवस्टेट कर दिया। सिटीज जलाए गए और लोग स्लेव बनाए गए। फिर आई इरेट्रिया की बारी। इरेट्रिया यूबोया आइलैंड पर था। पर्शियंस ने सिटी को घेरा। इरेट्रिया ने 6 दिन तक रेजिस्ट किया, लेकिन सिटी के अंदर कुछ लोगों ने धोखा दिया और पर्शियंस ने उसे जीत लिया, जिसके बाद इरेट्रिया को लूट लिया गया, टेम्पल्स जलाए गए और बहुत से लोगों को गुलाम बनाकर पर्शिया भेज दिया गया। अब डोरियस का फाइनल टारगेट था एथेंस। पर्शियन आर्मी मैराथन बे में लैंड हुई, जो कि एथेंस से 42 किलोमीटर दूर था। मैराथन का फ्लैट ग्राउंड पर्शियन घुड़सवार और तीरबाज के लिए परफेक्ट था। एथेंस के पास सिर्फ 10,000 हॉप्लाइट्स थे, जो कि हैवी शील्ड्स और स्पेयर्स से लैस थे। हालांकि एथेंस ने स्पार्टा से मदद मांगी, लेकिन स्पार्टा का रिलीजियस फेस्टिवल कार्निया चल रहा था, जिससे कि उनकी आर्मी लेट पहुंच सकती थी। लेकिन प्लेटिया ने 1000 सोल्जर्स भेजे, जिससे ग्रीक आर्मी की स्ट्रेंथ 11,000 हो गई। एथेंस की आर्मी का लीडर था मिलिटियड्स, जो कि एक एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजिस्ट था और पहले पर्शिया में रह चुका था। फिर 490 BCE में बैटल ऑफ मैराथन शुरू हुई। मिलिटियड्स ने एक माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी बनाई। उसने अपनी आर्मी के सेंटर को वीक रखा और दोनों फ्लैंक्स को स्ट्रॉन्ग किया। पर्शियंस ने सोचा कि ग्रीक सेंटर वीक है और उन्होंने उस पर अटैक किया, लेकिन ग्रीक फ्लैंक्स ने पर्शियन आर्मी को घेर लिया। इस डबल एनवेलपमेंट स्ट्रैटेजी ने पर्शियन आर्मी को तबाह कर दिया, जिसमें लगभग 6,400 पर्शियन सोल्जर्स मारे गए, जबकि ग्रीक्स में सिर्फ 192 मौतें हुई। डैटस और एट्राफर्नस को अपने शिप्स पर भागना पड़ा। कहते हैं एक सोल्जर फिलिपिड्स ने विक्ट्री की खबर एथेंस तक पहुंचाने के लिए 42 किलोमीटर की दौड़ लगाई। उसने नाइकी यानी कि विक्ट्री कहा और गिर पड़ा। यह स्टोरी मॉडर्न मैराथन रेस की इंस्पिरेशन बनी। खैर, कुछ हिस्टोरियंस इसे मिथ मानते हैं। पर्शियंस ने एथेंस पर सी अटैक की कोशिश करी, लेकिन मिलिटियड्स की आर्मी जल्दी सिटी वापस आई और पर्शियंस को खाली हाथ ही पर्शिया वापस जाना पड़ गया। मैराथन की जीत ने एथेंस को ग्रीस में एक नया सुपर पावर बनाया। इसने ग्रीक्स में कॉन्फिडेंस भरा और पर्शिया के खिलाफ यूनिटी की फीलिंग जगाई। डोरियस वन को बेइज्जती सा लगा और उसने एक और बड़े अटैक की प्लानिंग शुरू करी, लेकिन 486 BCE में उसकी डेथ हो गई। उसका बेटा जर्जस वन ने 480 BCE में सेकेंड पर्शियन इन्वेजन स्टार्ट किया, जिसमें थर्मोप्ले और सैलमस जैसे वॉर लड़े गए। मैराथन का अलेक्जेंडर से डीप कनेक्शन था। इस जंग ने ग्रीक्स में पर्शिया के खिलाफ रेवेंज की आग भरी। फिलिप II ने इस सेंटिमेंट को कैश किया और कॉरिंथियन लीग बनाई। वहीं अलेक्जेंडर ने अपने कैंपेन्स को ग्रीक फ्रीडम और मैराथन, सैलमस और प्लेटिया जैसे वॉर्स के रेवेंज के रूप में प्रमोट किया।
मैराथन ने दिखाया कि पर्शियन आर्मी, जो कि गिनती में बड़ी थी, स्ट्रैटेजी से हराई गई, जिसके बाद अलेक्जेंडर ने इस लेसन को अपने वॉर्स में यूज किया। फिर 334 BCE में अलेक्जेंडर ने पर्शिया पर हमला बोल दिया। उसकी आर्मी में सिर्फ 35,000 सोल्जर्स थे, जबकि पर्शियन एम्पायर की आर्मी लाखों में थी। लेकिन अलेक्जेंडर की स्ट्रैटेजी, साहस और फैलंक्स लंबे भालों वाली पैदल सेना ने उसे अनबीटेबल बना दिया। उसके साथ ही घुड़सवार सेना, जो कि एलीट हॉर्समैन की यूनिट थे, वो हर वॉर में गेम चेंजर थी। और पहली बड़ी जंग थी बैटल ऑफ ग्रानिकस 334 BCE। अलेक्जेंडर ने पर्शियन सैट्रैप्स को हराकर एशिया माइनर, जो कि अब मॉडर्न टर्की है, उस पर कब्जा कर लिया। इस जंग में अलेक्जेंडर खुद फ्रंट लाइन पर लड़ा और एक बार तो उसकी जान खतरे में भी पड़ गई, लेकिन उसकी ब्रेवरी ने, सोल्जर्स के मोराल ने सब कुछ आसान कर दिया। फिर आई बैटल ऑफ इसिस 333 BCE, जहां पर अलेक्जेंडर ने डारियस III को फेस टू फेस हरा दिया। डारियस की आर्मी अलेक्जेंडर से कई गुना बड़ी थी, लेकिन अलेक्जेंडर ने एक नैरो वैली में जंग लड़ी, जहां पर पर्शियन नंबर्स का कोई भी फायदा नहीं हुआ। डारियस अपनी वाइफ स्टैटिरा, मॉम सिसिगैम्बस और बेटियों को छोड़कर भाग गया। अलेक्जेंडर ने उन्हें किंगली रिस्पेक्ट दिया, जो कि उसकी जेनरोसिटी को शो करता है। इस विक्ट्री ने सीरिया और फुनेशिया को अलेक्जेंडर के कंट्रोल में ला दिया। इसके बाद सीज ऑफ टार 332 BCE एक और मिरेकल था। दरअसल टार एक आइलैंड सिटी था, जिसे कि जीतना इम्पॉसिबल था। पर्शियंस को यकीन था कि अलेक्जेंडर यहाँ पर फेल होगा, लेकिन अलेक्जेंडर ने समुंदर में 800 मीटर लंबा आर्टिफिशियल कॉजवे बनाया और 7 महीनों में सिटी जीत लिया। इस जीत ने उसकी इंजीनियरिंग और डिटर्मिनेशन को वर्ल्ड के सामने रखा। इसके बाद अलेक्जेंडर इजिप्ट पहुंचा, जहां पर उसे भगवान की तरह वर्शिप किया गया। इजिप्शियंस ने उसे पर्शियन रूल से लिबरेटर माना और यहीं उसने अलेक्जेंड्रिया सिटी की फाउंडेशन भी रखी, जो कि बाद में हेलेनिस्टिक एरा का कल्चरल और ट्रेड हब बना। अलेक्जेंडर ने सीवी ओएसिस में एमन के टेंपल में पूजा करी, जहां पर प्रीस्ट ने उसे डिवाइन डिक्लेयर किया। 331 BCE में बैटल ऑफ गौगामेला में अलेक्जेंडर ने डारियस III को लास्ट टाइम हरा दिया। डारियस की आर्मी में 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स थे, लेकिन अलेक्जेंडर की फैलंक्स और कंपेनियन घुड़सवारों ने उन्हें धूल चटा दिया। डारियस फिर भाग गया, लेकिन 330 BCE में उसके जनरल बेसिस ने उसका मर्डर कर दिया। अलेक्जेंडर ने बेसिस को पकड़कर पनिश किया और खुद को पर्शिया का किंग डिक्लेयर कर दिया। बेबीलोन, सूसा और पर्सेपोलिस अब उसके थे। पर्सेपोलिस में उसने ज़र्सेस के जगह को जला दिया, शायद मैराथन और दूसरे पर्शियन अटैक्स का रिवेंज लेने के लिए। खैर, अलेक्जेंडर को ग्रेट केवल उसकी जंग जीतने की कैपेसिटी और इंजीनियरिंग ही नहीं बनाती, बल्कि उसने एक्चुअल में लोगों का भला किया। वो पर्शिया का किंग तो बना, लेकिन उसने उनसे उनका कल्चर नहीं छीना। यहाँ तक कि वो उनके फेस्टिवल्स और टेम्पल्स में भी शामिल होता था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर लोगों के दिल में जगह बनानी है तो कुछ बड़ा करना होगा। इसीलिए उसने जंग में जीता हुआ पूरा खजाना लोगों में बांट दिया। उससे पर्शिया में इकोनॉमी बढ़ी और बिजनेस भी, और अलेक्जेंडर बना लोगों के लिए अलेक्जेंडर दी ग्रेट। बाद में 326 BCE में अलेक्जेंडर ने हिंदू कुश माउंटेन्स क्रॉस करके इंडिया में एंट्री ली। तक्षशिला के किंग अंबी ने उसका वेलकम किया और उसको वफादारी दी, लेकिन पौरावा का किंग पोरस झेलम नदी के किनारे उसका मुकाबला करने को तैयार था। बैटल ऑफ हेदेस्पिस एक एपिक वॉर थी। भारी बारिश, मिट्टी और पोरस की विशाल सेना, जिसमें 200 वॉर एलिफेंट्स थे, जिसने अलेक्जेंडर के लिए चैलेंज खड़ी कर दी। लेकिन अलेक्जेंडर ने रात में झेलम नदी क्रॉस करी और पोरस की आर्मी को सरप्राइज कर दिया। उसके कंपेनियन घुड़सवारों और फैलंक्स ने पोरस को हरा दिया। पोरस की ब्रेवरी से इंप्रेस्ड होकर अलेक्जेंडर ने उसे उसका किंगडम वापस दिया और उसे अपना दोस्त बनाया। पर हमारा हिंदू इतिहास कहता है कि पोरस की सेना अलेक्जेंडर को हराई थी। हम इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर अलेक्जेंडर की आर्मी थक चुकी थी। 10 साल के नॉन स्टॉप वॉर्स, दूर दूर तक के कैंपेन्स और इंडिया की गर्मी ने सोल्जर्स के स्पिरिट को तोड़ के रख दिया था। जब अलेक्जेंडर ने गैंगिस की तरफ बढ़ने की बात करी तो बीज नदी पर सोल्जर्स ने बगावत कर दी। अलेक्जेंडर ने अपने सैन्य दल को कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माने। मजबूरन अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा। वहीं वापसी का रास्ता और भी मुश्किल था। अलेक्जेंडर ने मकरान डेजर्ट चूज किया, जो कि एक डेडली डिसीजन था। भूख, प्यास और बीमारियों ने उसकी आर्मी को तबाह कर दिया। हजारों सोल्जर्स मर गए, लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी सैन्य दल के साथ हर सफरिंग को शेयर किया। फिर 325 BCE में अलेक्जेंडर सूसा वापस आया।
यहाँ पर उसने अपने एम्पायर को यूनाइट करने की कोशिश करी। उसने 10,000 मैसेडोनियन और पर्शियन नोबल्स के बीच मास मैरिजेस ऑर्गेनाइज किए। खुद अलेक्जेंडर ने डोरियस III की बेटी स्टैटियरा और पैरिसाटिस से शादी करी। उसने बैक्ट्रिया की प्रिंसेस रुक्साना से भी 327 BCE में शादी करी थी, जो कि उसकी पहली वाइफ थी। 323 BCE में बेबीलोन में अलेक्जेंडर सीरियसली बीमार पड़ गया। क्या ये मलेरिया था, टाइफस या पॉइजन? आज भी कोई नहीं जानता। 32 साल की उम्र में वो वॉरियर जो कि दुनिया जीतना चाहता था, हमेशा के लिए सो गया। उसकी मौत के टाइम कोई क्लियर सक्सेसर नहीं था। उसकी वाइफ रुक्साना ने एक बेटे अलेक्जेंडर IV को जन्म दिया, लेकिन उसे और ओलंपियास को बाद में मार दिया गया। अलेक्जेंडर का एम्पायर टूट गया। उसके जनरल्स डियारोची आपस में लड़ पड़े। सेल्यूसिड एम्पायर, पिटोलेमिक इजिप्ट और एंटीगोनन मैसेडोनिया जैसे नए किंगडम्स उभरे, लेकिन अलेक्जेंडर की लेगेसी कभी भी नहीं मरी। अलेक्जेंडर की मौत के बाद उसका एम्पायर बिखर गया, लेकिन उसकी लेगेसी ने हेलेनिस्टिक एज को जन्म दिया। ग्रीक कल्चर, आर्ट और फिलॉसफी सेंट्रल एशिया और इंडिया तक स्प्रेड हुए। अलेक्जेंड्रिया जैसे सिटीज दुनिया के कल्चरल और ट्रेड सेंटर्स बने। इंडिया में गांधारा आर्ट, जो कि ग्रीक और इंडियन स्टाइल का मिक्स था, इसका एग्जाम्पल है। अलेक्जेंडर ने 20 से भी ज्यादा सिटीज बसाई थी, जिनका नाम उसी के नाम पर था। मैराथन की जंग ने ग्रीक्स में पर्शिया के खिलाफ यूनिटी की स्पार्क जगाई। अलेक्जेंडर ने इस स्पार्क को अपने कैंपेन्स का फ्यूल बनाया। उसने पर्शिया को डिस्ट्रॉय करके मैराथन, सालमिस और प्लेटिया जैसे वॉर्स का बदला पूरा किया। मैराथन ने दिखाया कि करेज और स्ट्रेटजी से कोई भी एम्पायर हराया जा सकता है, और अलेक्जेंडर ने इसे प्रूव किया कि उसकी पर्सनालिटी भी एकदम यूनिक थी। वो निडर था, वो हर जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ता था। वो स्ट्रैटेजिस्ट था जिसकी फालंक्स और कैवलरी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। वो विजनरी था जिसने ग्रीक और पर्शियन कल्चर्स को यूनाइट करने का सपना देखा। लेकिन उसकी वीकनेस थी उसका ईगो, ड्रिंकिंग हैबिट और क्लोज फ्रेंड्स जैसे कि क्लेटस और पार्मेनियन को मारने के डिसीजंस। लेकिन अलेक्जेंडर की एम्बिशन और मिलिट्री की स्ट्रैटेजी आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। आपको क्या लगता है, क्या अलेक्जेंडर सच में ग्रेट था या फिर इसकी एम्बिशन उसकी वीकनेस थी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।